मतलब आज के समय में हम जिधर भी नज़र दौड़ाएं बस डेटा ही डेटा है। हमारे फ़ोन पर किया गया हर एक क्लिक या शॉपिंग कार्ट में डाला गया कोई भी सामान, सब कुछ बस एक्सेल की एक बहुत लंबी लिस्ट में बदल रहा है। और ईमानदारी से कहूँ तो वो हजारों रोज और कॉलम्स देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। बिल्कुल यार, बहुत सारा कच्चा डेटा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास कोई काम की जानकारी है। इसलिए आज के इस गहरे विश्लेषण यानी डीप डाइव का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, हमें इस कच्चे डेटा को डिकोड करना है। एकदम। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इस उबाऊ और भारी भरकम डेटा को ऐसे शानदार विजुअल और ग्राफ में बदला जा सकता है जिससे तुरंत सटीक और असरदार फैसले लिए जा सकें। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। सही कहा। आज हमारे पास इस विषय की गहराई में जाने के लिए 3 बेहतरीन स्रोत हैं। इनमें डेटा एनालिटिक्स से जुड़े 2 बहुत ही शानदार वीडियो ट्यूटोरियल शामिल हैं, एक सिंपली लर्न से और दूसरा चंदू से, और साथ ही टेब्लो बनाम पावर बीआई पर आधारित एक बेहद विस्तृत आर्टिकल भी है। और इन तीनों को खंगाल कर हम समझेंगे कि ये टूल्स काम कैसे करते हैं, इनमें फर्क क्या है और असली दुनिया में बिजनेस पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, क्योंकि डेटा सिर्फ कलेक्ट करने के लिए तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में केवल नंबर्स या आंकड़े देखना किसी भी बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकता। असली ताकत उन नंबर्स के पीछे छुपी हुई कहानी को समझने और उस कहानी के आधार पर सही समय पर सही कदम उठाने में है। सही कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जब सही एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बिखरे हुए बेहद जटिल डेटा को एक आसान और साफ तस्वीर में बदल देता है। मतलब एक इंटरैक्टिव तस्वीर। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपको एक बहुत ही उलझी हुई पहेली दे दे जिसके हजारों टुकड़े जमीन पर बिखरे हों और अचानक से वो सारे टुकड़े अपने आप सही जगह पर जाकर बैठ जाएं और एक खूबसूरत पेंटिंग बन जाए। वाओ, क्या सही उदाहरण दिया है। हाँ, और इन स्रोतों में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि कैसे ये तकनीक सिर्फ बड़े डेटा साइंटिस्ट्स के लिए रिजर्व्ड नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान या बिजनेस इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। मैं वो सिंपली लर्न वाला वीडियो सोर्स देख रहा था और उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी दी गई है। वो बेन वाली कहानी ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं बल्कि बेन नाम के एक साधारण बिजनेसमैन का उदाहरण लिया है। बेन एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स का स्टोर चलाता है और मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत अच्छे से समझाती है कि डेटा का असल जिंदगी में क्या काम है। मतलब बेन की दुकान पर हर तरह के कार के पुर्जे मिलते हैं, जैसे ब्रेक, एग्जॉस्ट, टायर, ल्यूब्रिकेंट्स। कार के अंदर का इंटीरियर का सामान भी? हाँ, वो भी। तो उसने अपना बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू किया और शुरुआत में उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस और ग्राहकों का दायरा बढ़ने लगा ना, चीजें उसके हाथ से निकलने लगी। और यहीं पर वो टिपिकल डेटा ओवरलोड वाली समस्या शुरू होती है। बेन के पास रोजाना ढेरों ऑर्डर आ रहे थे, ग्राहकों की जरूरतें अलग अलग थीं। हाँ, और हर दिन रसीदों का एक पहाड़ खड़ा हो रहा था। बिल्कुल, उसके पास डेटा तो आ रहा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि किस इलाके में किस चीज की ज्यादा मांग है। इसके अलावा कुछ उत्पाद ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बिक रहे थे, बस शेल्फ पे रखे रखे धूल खा रहे थे। एकदम सही। बेन पूरी तरह से ओराज गया था कि वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करे। उसे एक ऐसे टूल की तलाश थी जो उसे ये सब एक ही स्क्रीन पर साफ साफ दिखा सके, और उस वीडियो में यहीं पर टैब्लो की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। हाँ। तो अगर मैं बेन की जगह होता ना, जिसके पास सिर्फ एक्सेल की शीटें हैं, तो मैं शायद सिर्फ कुल सेल्स का आंकड़ा देखकर ही खुश हो जाता। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन टैब्लो ने उसके लिए एक अलग ही नजरिया पेश किया। स्रोत में बताया गया है कि बेन ने अपने पिछले क्वार्टर की पूरी सेल्स का डेटा लिया और उसे टैब्लो में डाल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, उसमें एक ज्योग्राफिक मैप फीचर है। बिल्कुल, टैब्लो के ज्योग्राफिक मैप ने एक्सेल के उन बोरिंग नंबरों को एक असली नक्शे में बदल दिया। मतलब रंगों के जरिए पता चल रहा था कि मांग असल में कहाँ से आ रही है। उस विजुअल हीट मैप का असर ये हुआ कि बेन को तुरंत कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिखे जो स्प्रेडशीट में खोजना लगभग नामुमकिन था। हाँ, क्योंकि उस नक्शे के जरिए बेन ने देखा कि उत्तरी क्षेत्रों में इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार्स के लिए परफॉर्मेंस पार्ट्स की भारी मांग थी। वहां के लोग अपनी महंगी कारों के लिए महंगे पुर्जे खरीद रहे थे। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर
पूर्वी क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कार के पार्ट्स की कोई बिक्री ही नहीं थी। वहां सबसे ज्यादा मांग फार्म ट्रक पार्ट्स की थी, मतलब खेती और किसानी में काम आने वाले ट्रकों के पुर्जे और लुब्रिकेंट्स। हाँ, जरा सोचिए, अगर बेन सिर्फ पूरे देश का एक मिला-जुला डेटा देखता तो उसे ये क्षेत्रीय अंतर कभी समझ ही नहीं आता। हाँ, वो शायद पूर्वी इलाकों में भी स्पोर्ट्स कार के पुर्जे भेजता रहता और अपना नुकसान करवाता। और इससे तो इन्वेंट्री का पूरा गेम ही बदल जाता है। और सिर्फ बिकने वाले सामान की बात नहीं है, उस केस स्टडी में ये भी दिखाया गया है कि डेटा ये भी उजागर कर देता है कि बिजनेस में क्या नहीं चल रहा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बेन ने टैब्लो की मदद से देखा कि उसके स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री का ग्राफ पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गया था। खास तौर पर वो म्यूजिक और इंफोटेनमेंट सिस्टम। हाँ, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। अब क्योंकि बेन को ये बात तुरंत एक साफ विजुअल ग्राफ में दिख गई, तो उसने बिना समय बर्बाद किए एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उसने डिस्काउंट्स दिए होंगे। बिल्कुल, उसने उन इलेक्ट्रॉनिक्स पर कुछ बहुत ही भारी डिस्काउंट्स और बंडल ऑफर्स निकाल दिए। इसका सीधा असर ये हुआ कि वो गिरती हुई बिक्री वापस पटरी पर आ गई और उसका पुराना स्टॉक क्लियर हो गया। अगर उसे वो ग्राफ नहीं दिखता तो वो सामान बस गोदाम में पड़ा रहता और उसकी वैल्यू 0 हो जाती। एकदम। ये तो डेटा को देखकर तुरंत एक्शन लेने की बात हो गई, लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बात सिर्फ बीते हुए कल या आज की नहीं है, भविष्य की भी है। बिल्कुल। और यहीं पर एनालिटिक्स टूल्स एक साधारण रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर से एक रणनीतिक सलाहकार में बदल जाते हैं। स्रोत में टैब्लो के एक फोरकास्ट फीचर का जिक्र है। हाँ, फोकस्ड। ये फीचर क्या करता है कि ये ऐतिहासिक डेटा और मौजूदा ट्रेंड्स का विश्लेषण करके भविष्य की भविष्यवाणी करता है। इस फोरकास्ट फीचर ने बेन को पहले ही एक स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगली क्वार्टर में परफॉर्मेंस पार्ट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, जैसे कि स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, टर्बोचार्जर और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। एकदम सही। तो एक तरह से ये फोरकास्ट फीचर बेन के लिए क्रिस्टल बॉल का काम कर रहा था, जिसमें वो भविष्य देख सकता था। बिल्कुल उसी तरह जब बेन को ये बात समय से पहले पता चल गई तो उसने डेटा ड्रिवन यानी डेटा पर आधारित एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस फैसला लिया। उसने कीमतें बढ़ा दी ना। हाँ, उसने उन टर्बोचार्जर्स और स्पोर्ट्स पार्ट्स की कीमतें थोड़ी बढ़ा दी जिनकी मांग अगले क्वार्टर में पीक पर जाने वाली थी। क्या बात है। नतीजा ये हुआ कि जब मांग अपने चरम पर पहुंची तो बेन ने उन उत्पादों पर पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया। दूसरी तरफ फोरकास्ट ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर पार्ट्स और लुब्रिकेंट्स की मांग स्थिर रहेगी, उसमें कोई खास उछाल नहीं आएगा। हाँ, तो बेन ने वहां की कीमतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये केस स्टडी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सही डेटा एनालिसिस किसी बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह से बदल सकता है। सच में बेन की ये कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जाने अनजाने में कोई भी बिजनेस कितना सारा पैसा टेबल पर ही छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने डेटा को सही से पढ़ नहीं पाते। बहुत बड़ी बात है ये। अब ये सब सुन के दिमाग में ये ख्याल आना बहुत लाजिमी है कि ये टैब्लो सॉफ्टवेयर बहुत ही जटिल होगा। मतलब ऐसा लगता है कि इसे चलाने के लिए बहुत भारी कोडिंग, प्रोग्रामिंग या किसी बड़े आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, हमारा दूसरा स्रोत जो चंदू का ट्यूटोरियल वीडियो है वो इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि टैब्लो को समझना और इस्तेमाल करना कितना तेज और आसान हो सकता है। हाँ, उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार डेटा सेट लिया है जिसका नाम है ऑसम चॉकलेट्स। ऑसम चॉकलेट्स, बिल्कुल। उस उदाहरण ने टैब्लो की कार्यप्रणाली को बहुत ही सरल तरीके से सामने रखा है। ये एक ऐसी डमी कंपनी का डेटा है जो दुनिया भर में अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बेचती है। वीडियो में ये स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि कैसे कोई भी इंसान टैब्लो पब्लिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आसानी से शुरुआत कर सकता है। जैसे ही कच्चा एक्सेल डेटा टैब्लो में इंपोर्ट किया जाता है, स्क्रीन पर सेल्स पर्सन, देश, रकम और बॉक्स की संख्या जैसे कॉलम दिखने लगते हैं। और इसके बाद का काम घंटों की मेहनत का नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का है। मैंने देखा कि वीडियो में वो कोई जटिल फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, वे बस माउस से चीजों को इधर उधर खिसका रहे थे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। बिल्कुल, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। ये उन लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक होगा जिन्होंने कभी एक्सेल में पिवट टेबल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका मूल ढांचा काफी हद तक वैसा ही है। हाँ, इसमें रोज, कॉलम्स और वैल्यूज का सिस्टम है। जैसे अगर ये देखना है कि किस देश में कितनी चॉकलेट बिकी, तो बस देश वाले डेटा को खींचकर कॉलम में डाल दिया और रकम को खींचकर रोज में डाल दिया, और पलक झपकते ही एक पूरा बार चार्ट तैयार हो गया।
इसके लिए किसी टेक्निकल मैनुअल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एकदम नहीं। और इसमें एक और बहुत ही एडवांस्ड लेकिन यूजर फ्रेंडली फीचर है जिसे वीडियो में शो मी कहा गया है। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है जो डेटा साइंस के बैकग्राउंड से नहीं आते। हाँ, क्योंकि कई बार लोगों के पास डेटा तो होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे दिखाने के लिए पाई चार्ट बेहतर रहेगा, बार ग्राफ या फिर कोई लाइन चार्ट। और टैब्लो का शो मी फीचर इसी उलझन को खत्म कर देता है। जैसी डेटा को रोज और कॉलम में डाला जाता है, सॉफ्टवेयर खुद डेटा के पैटर्न को समझकर सुझाव देता है कि इसके लिए कौन सा विजुअल सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली लगेगा। क्या बात है। एक बार ग्राफ बन जाने के बाद उसे बड़े आराम से घटते क्रम में सेट किया जा सकता है ताकि सबसे ज्यादा बिक्री वाला देश बाईं तरफ सबसे ऊपर साफ साफ दिखने लगे। लेकिन सिर्फ एक ग्राफ बनाना तो चलो समझ आता है, पर वीडियो में इसके बाद जो डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है ना, वो असली गेम चेंजर है। बिल्कुल, डैशबोर्ड ही असली जादू है। उन्होंने एक अलग शीट पर कंपनी के टॉप 10 सेल्स पर्सन का एक और ग्राफ बनाया और फिर उन दोनों ग्राफ्स को मिला के एक सिंगल स्क्रीन पर ले आए, जिसे डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड ही वो जगह है जहां डेटा से जुड़े लोग अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। डैशबोर्ड असल में कई अलग अलग शीट्स या ग्राफ्स का एक कलेक्शन होता है। ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि कैसे उस डैशबोर्ड का लेआउट सेट किया जा सकता है, चीजों को एक के बगल में एक रखा जा सकता है। लेकिन उस पूरे डैशबोर्ड की जान है यूज एज फिल्टर नाम का फीचर। ओहो, वो फीचर तो बहुत ही कमाल का है। हाँ, जब देशों वाले ग्राफ में इस फीचर को चालू किया जाता है तो वो पूरा का पूरा डैशबोर्ड एक दूसरे से बात करने लगता है। वो पूरी तरह से इंटरैक्टिव हो जाता है। मतलब कि वो सिर्फ एक स्थिर तस्वीर नहीं रह जाती। अगर मैं उस डैशबोर्ड पर मौजूद देशों वाले ग्राफ में जाकर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बार पर क्लिक करता हूं, तो उसका असर बाकी की स्क्रीन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक होता है, वो दूसरा ग्राफ जो अभी तक दुनिया भर के टॉप 10 सेल्स पर्सन दिखा रहा था, वो तुरंत सेकंड के 100वें हिस्से में बदल जाता है। अब वो पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने वाले टॉप 10 सेल्स पर्सन दिखाने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक क्लिक से डेटा की सबसे गहरी परत में गोता लगा लिया हो। सच में। और इसके साथ ही डैशबोर्ड के ऊपर एक बिजनेस समरी भी आसानी से जोड़ी जा सकती है, जो बड़े बड़े अक्षरों में कुल बिक्री, कुल बॉक्स और कुल शिपमेंट की गिनती दिखाती है। और ये सब कुछ बिना कोडिंग के हो रहा है? हाँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। ये स्पीड और ये आसानी ही इन एनालिटिक्स टूल्स को इतना लोकप्रिय बना रही है। ये सब देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि वो तुरंत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे और अपने ऑफिस का सारा डेटा इसमें डाल दे, ताकि उसे भी ऐसी शानदार इंसाइट्स मिल सके। लेकिन जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं, उन्हें यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। ट्यूटोरियल के अंत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी पर जोर दिया गया है, जिसे नजरअंदाज करने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि ये जो टैब्लो पब्लिक सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। एक बहुत बड़ी शर्त है। जब भी इसमें कोई डैशबोर्ड या रिपोर्ट तैयार करके सेव की जाती है, तो वो यूजर के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव नहीं होती। वो सीधे टैब्लो की पब्लिक वेबसाइट पर पब्लिश हो जाती है। और ये एक ऐसा टेक्निकल और प्राइवेसी से जुड़ा पॉइंट है जिस पर अक्सर शुरुआत करने वाले लोग ध्यान नहीं देते। टैब्लो पब्लिक सीखने, अभ्यास करने या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा डेटा सेट एनालाइज किया जा रहा है जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, जैसे कि पिछले 10 सालों के मौसम का डेटा, किसी देश के चुनाव का डेटा या फिर स्पोर्ट्स के आंकड़े, तो ये एकदम सही है। वहां कोई प्राइवेसी का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर बात बेन के ऑटोमोबाइल स्टोर की हो या किसी असल कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस डेटा की हो, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल। किसी भी कंपनी का संवेदनशील डेटा, जैसे कि उनकी कुल बिक्री, उनके मुनाफे का मार्जिन, ग्राहकों के फोन नंबर या कोई भी गुप्त दस्तावेज, कभी भी किसी भी हालत में इस मुफ्त टैब्लो पब्लिक वर्जन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार वो सेव हो गया तो इंटरनेट पर मौजूद कोई भी इंसान उसे देख सकता है। यहाँ तक कि उस कंपनी के प्रतिद्वंदी भी उस डेटा को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर कोई बिजनेस अपने निजी डेटा के साथ इन एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे सुरक्षित और प्राइवेट डेटा हैंडलिंग के लिए टैब्लो के पेड वर्जन जैसे टैब्लो डेस्कटॉप या टैब्लो सर्वर को खरीदना ही होगा, जो कि एक सशुल्क सेवा है। हाँ, जिससे डेटा कंपनी के अपने सर्वर्स पर सुरक्षित रहे। एकदम। और जब बात पेड वर्जन और सॉफ्टवेयर की कीमतों पर आती है, तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं से हमारे तीसरे स्रोत की अहमियत शुरू होती है।
ये एक बहुत ही विस्तृत आर्टिकल है जो डेटा एनालिटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी टक्कर का विश्लेषण करता है, टैब्लो बनाम पावर बीआई। ये कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी बहस है। हाँ, अगर किसी कंपनी को पैसे खर्च करने ही हैं तो जाहिर है वे बाजार में मौजूद सभी विकल्पों को तोलेंगे। दफ्तरों और आईटी विभागों में अक्सर लंबी बहसें होती हैं कि कौन सा टूल अपनाया जाए। और ये आर्टिकल उस बहस को बहुत ही तार्किक तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। इस तुलना को गहराई से समझने के लिए हमें दोनों टूल्स की पृष्ठभूमि और उनकी सबसे बड़ी ताकतों को देखना होगा। आर्टिकल बताता है कि टैब्लो इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है, जिसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। काफी पुराना है। ये डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया का एक दिग्गज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन, एडवांस्ड और कस्टम विजुअलाइजेशन बना सकता है। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ही भारी, जटिल और विशाल डेटा सेट्स हैं, तो टैब्लो उन्हें बिना क्रैश हुए आसानी से संभाल सकता है। मतलब बड़े डेटा के लिए बेस्ट है। हाँ, जब बात डेटा को बहुत ही पेचीदा तरीके से एनालाइज करने की आती है, तो ये डेटा साइंटिस्ट्स और प्रोफेशनल एनालिस्ट की पहली पसंद होता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो टैब्लो डेटा एनालिटिक्स की दुनिया की एक बहुत ही हाई एंड कस्टम बिल्ट स्पोर्ट्स कार की तरह है। मतलब ये बहुत तेज है, बहुत एडवांस्ड है और इसकी फीचर्स बेमिसाल हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन एक स्पोर्ट्स कार की तरह ही इसकी मेंटेनेंस और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। आर्टिकल में साफ बताया गया है कि टैब्लो एक महंगा सॉफ्टवेयर है। एक छोटे स्टार्टअप या छोटे बिजनेस के लिए इसके लाइसेंस खरीदना बजट के बाहर हो सकता है। और इसे चलाने के लिए एक्सपर्ट्स भी चाहिए। बिल्कुल, इसे पूरी तरह से मास्टर करने में लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। हर कोई उस स्पोर्ट्स कार को आसानी से नहीं चला सकता। और इसी जगह पर एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई की। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, यानी ये टैब्लो के मुकाबले काफी नया है। लेकिन इसने आते ही तहलका मचा दिया था। हाँ, लॉन्च होते ही इसने कॉर्पोरेट दुनिया में धूम मचा दी। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका इकोसिस्टम। आज के समय में ज्यादातर कंपनियां पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो एक्सेल हो, टीम्स हो या क्लाउड के लिए एज़्योर हो। पावर बीआई इस इकोसिस्टम के साथ इस तरह जुड़ जाता है जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा था। तो अगर टैब्लो एक स्पोर्ट्स कार है तो पावर बीआई एक बहुत ही एफिशिएंट और भरोसेमंद सेडान कार की तरह है, जिसे चलाना सीखना बहुत आसान है। अगर किसी को पहले से एक्सेल चलाना आता है तो वो पावर बीआई के इंटरफेस को देखकर घबराएगा नहीं, बल्कि उसे वो अपना सा लगेगा। आर्टिकल में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि पावर बीआई का इंटरफेस बेहद यूजर फ्रेंडली है। इसके लिए किसी को एडवांस तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और टीम के साथ शेयर करना भी आसान है। बिल्कुल, इसमें रियल टाइम डेटा एक्सेस और पूरी टीम के साथ मिलकर डैशबोर्ड शेयर करने के फीचर्स बहुत शानदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसे बाजार में इतना आक्रामक बनाती है वो है इसकी कीमत। पावर बीआई बहुत ही किफायती है। इसका एक मुफ्त डेस्कटॉप वर्जन भी तो आता है। हाँ, और वो शुरुआती लोगों और छोटे बिजनेस को बहुत कुछ करने की आज़ादी देता है बिना उनका डेटा पब्लिक किए। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर के लिए या कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए टूल चुनना चाहती है तो वो क्या करे? आर्टिकल का निष्कर्ष ये है कि ये सब उनकी मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है। अगर किसी का मुख्य लक्ष्य बहुत ही जटिल डेटा को विजुअलाइज करना है और उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो टैब्लो एक बेहतरीन निवेश है। एकदम सही। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई कंपनी पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पर चल रही है, वे अपनी लागत को कम रखना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसा टूल चाहिए जिसे पूरी टीम आसानी से सीख सके, तो पावर बीआई एक बहुत ही स्मार्ट विकल्प बन जाता है। और करियर के लिहाज से दोनों ही टूल्स अपनी अपनी जगह बेजोड़ हैं। आज के जॉब मार्केट में इन दोनों की ही भारी मांग है। चाहे कोई टैब्लो सीखे या पावर बीआई, भविष्य उसी का है जो डेटा को पढ़ सकता है और उसे एक ऐसी कहानी में बदल सकता है जिसे मैनेजमेंट आसानी से समझ सके। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे वो बेन की ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान हो, ऑसम चॉकलेट्स का ग्लोबल बिजनेस हो या फिर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, डेटा सिर्फ तब तक कच्चा माल है जब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाता। हाँ, ये टूल्स उस कच्चे माल की रिफाइनरी की तरह है। बिल्कुल, ये कच्चे डेटा को एक स्पष्ट और एक्शन लेने योग्य इनसाइट में बदलते हैं। आज के समय में बिजनेस के फैसले हवा में तीर चलाकर या सिर्फ अंदाजे पर नहीं लिए जा सकते। उन्हें ठोस गणित और विजुअल सबूतों की जरूरत होती है। और आज हमने यही देखा कि कैसे ये टूल्स न सिर्फ आज की स्थिति बताते हैं बल्कि भविष्य की मांग की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं।
लेकिन इन सारे स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जिसे मैं यहां छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या विचार है? जरा सोचिए, जिस तेजी से ये तकनीक आगे बढ़ रही है, जब ये डैशबोर्ड और एनालिटिक्स टूल्स इतने ज्यादा समझदार और सटीक हो जाएंगे कि वे पूरी दुनिया के रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके खुद ही यह तय करने लगें कि किस सामान पर कितना डिस्काउंट देना है या किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या बिजनेस में इंसान के सोच विचार, उसके सालों के अनुभव और उसके इंसानी अंदाजे की कोई जगह बचेगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर आने वाले कल में हर कंपनी का असली बॉस कोई इंसान नहीं, बल्कि स्क्रीन पर चमकता हुआ एक डेटा डैशबोर्ड होगा जो लगातार हमें निर्देश दे रहा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।